Yes, hello everyone. Hello to all of you. Everyone, please confirm बेटा, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Confirm in the chat box so that we can start our discussion. ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जाम. सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. और जैसा कि आप लोग को पता है, आज से हम लोग अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग प्रिपरेशन के लिए. तो आई होप जो प्रीवियस सब्जेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए, यू ऑल हैव अटेंडेड ऑल द क्लासेस. आप सभी लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है. उससे रिलेटेड जो प्रोवाइडेड क्वेश्चंस है उनको भी प्रैक्टिस कर लिया है. यस. और अगर किसी का कुछ पेंडिंग रह गया है तो सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए और साथ साथ लाइव क्लासेस अटेंड करते रहिए. बैकलॉग क्रिएट मत करिए, अदरवाइज जब एक के बाद एक कई सब्जेक्ट होते चले जाते हैं तो डिफिकल्टी होती है. प्रॉपरली आप सब्जेक्ट्स को रिवाइज नहीं कर पाते हैं और बिना रिवीजन के ऑब्वियसली बहुत कम चांस है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, बिकॉज रिवीजन इज द की. तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है. जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए उनको भी पीरियडिकली आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं. As per our syllabus, we are going to start the second most important subject, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है. जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में, उनमें से वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग और फ्रिक्वेंटली जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट सब्जेक्ट इज जीएनएसएस. कुछ चीजें मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले सब्जेक्ट को कभी ना कभी पढ़ रखा होगा ड्यूरिंग योर कॉलेज या अपनी प्रिपरेशन के दौरान. तो इस सब्जेक्ट को मैं जो स्टार्ट करूंगा, जैसा अभी तक बाकी सब्जेक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इन द सेम वे वी विल स्टार्ट द सब्जेक्ट फ्रॉम द बेसिक ओनली. तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने अभी तक इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, नहीं पता है आपको. अगर आपको पहले से कुछ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो बहुत अच्छी बात है. बट ड्यूरिंग द डिस्कशन आई विल एज्यूम दैट यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम. ठीक रहेगा भाई? यस और नो? तो अगर आपको कुछ चीजें पता है तो ऑब्वियसली वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, यूजफुल होंगी. और बेसिक से डिस्कशन चलेगा तो जो जिस भी लेवल पे है वो सभी लोग अपने डिस्कशन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स दैट इम्प्लाइज कि अगर आपने पहले सब्जेक्ट को नहीं भी पढ़ा है तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिस्कशन जो होगा बिल्कुल बेसिक से होने वाला है. ठीक है, इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें. क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं. स्पेशली गेट एग्जाम में, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के पेपर में इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत क्लियर होना जरूरी है. ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूं, जो लास्ट ईयर के डेटा आपके पास अवेलेबल है, मैंने ऑलरेडी भी आपको इन्फॉर्म कर रखा है सेशन में. नहीं अगर आपने उस सेशन को देखा तो मैं यहाँ पर भी ब्रीफ में बता देता हूं. अगर आप गेट एग्जाम में इस सब्जेक्ट के वेटेज की बात करेंगे तो लगभग लगभग आप एज्यूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 to 10 मार्क्स. 8 to 10 मार्क्स नॉट आउट ऑफ 100. यहाँ पर जो टेक्निकल आपका है वो 85 मार्क्स का है गेट में. आई होप आपको सभी को पता है, क्योंकि 15 मार्क्स का कॉमन सेक्शन रहता है जनरल एप्टीट्यूड का. तो जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का जो कोर सिलेबस है, उस कोर सिलेबस में आप 8 से 10 नंबर यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और ये बेस्ड ऑन द अवेलेबल प्रीवियस ईयर डेटा. ये जो प्रीवियस ईयर की एनालिसिस है उसके बेसिस पे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं. क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको एक प्रॉपर क्लियरिटी हो एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में. ठीक है, तो बहुत एक, अगर मैं वेटेज वाइज देखता हूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है. और फिर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एज सच नहीं आते हैं. अगर आप अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, सारे कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इजिली यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. तो
तो इंट्रोडक्शन टू जीएनएसएस स्टैंड्स फॉर द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये एक ऐसा टर्म है जिसको हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। अगर मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म दैट इज जीएनएसएस, तो 95% लोगों का ये जवाब आएगा। 95% लोग ये आंसर देंगे या आंसर देना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि सर जीएनएसएस का मतलब है जीपीएस। यस और नो? आपको भी ऐसा लग सकता है, ठीक है। जीएनएसएस का मतलब है जीपीएस, और जीपीएस के बारे में तो डे टू डे लाइफ में भी अगर हम लोग बात करें, अभी करंट सिनेरियो की बात करें, तो वी आर फैमिलियर, हम लोग इस टर्म के साथ पूरी तरीके से फैमिलियर हैं। जीपीएस स्टैंड्स फॉर द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट जो अभी तक हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, आज आपको ये समझ में आएगा आफ्टर अटेंडिंग दिस क्लास। आज की क्लास को अटेंड करने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि जीएनएसएस इज नॉट इक्वल टू जीपीएस। जीएनएसएस जो है वो जीपीएस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इनमें क्या फर्क है, इसको आज हम लोग इस लेक्चर में डिटेल से समझने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं जीएनएसएस से। इसका मतलब क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फिर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत भी करेंगे कि हम लोग कैसे ड्यूरिंग दिस कोर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक चीज और ब्रीफ कर देता हूं, इस कोर्स में लगभग लगभग हम लोग 40+ आवर्स का डिस्कशन करेंगे, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि दिस डिस्कशन विल बी 100% विल कवर 100% ऑफ योर गेट सिलेबस। जितना आपको गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें इसमें कवर होने वाली है। बहुत ही डिटेल्ड वे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इट विल इंक्लूड योर पीवाईक्यू डिस्कशन, और जितना भी टॉपिक है बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कशन किया जाएगा। तो अप्रोक्स अभी हम लोग इस सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट 25 डेज तक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग 22 से 25 दिन आपको लगेंगे, इस सब्जेक्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में, तो ग्लोबल का मतलब क्या होता है भाई? अरे ग्लोबल ये कुछ भी नया नहीं है। सबने बेसिक जियोमेट्रिक्स पढ़ रखी है, सबने बेसिक जियोमेट्रिक की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर रखी है। उससे हम लोगों ने अब तक ये समझा था कि वी वांट टू लोकेट द पोजीशन। सर्वेइंग का मतलब था इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। व्हाई वी आर कलेक्टिंग द डेटा? ताकि हम किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन कर पाए। क्यों इंपॉर्टेंट था रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करना? बिकॉज इसकी हेल्प से ही हम जितना भी आगे का प्रोसेस है, किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर हम लोग बातचीत करते हैं, तो इट इज द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लान और मैप। ये सब कुछ आपको पता है। और इसके लिए क्या क्या कन्वेंशनल मेथड होते थे, बेसिक मेथड्स क्या होते थे, एवरीथिंग वी हैव कंक्लूडेड इन वेरी मच डिटेल, वो सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब किसी पॉइंट को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर कंसिडरिंग द इंटायर अर्थ। अब इंटायर अर्थ की अगर मैं पूरे अर्थ की बात करता हूं, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए एंड आई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देयर इज अ पॉइंट ए। अब हम सभी को पता है कि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। अब अगर मैं बोलूं कि डिफाइन द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, तो आप इस पॉइंट की दो पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट in a two ways. One is going to be the local position of this point, and one is going to be the global position of this point. अब इन दोनों में क्या फर्क है ये समझते हैं। लोकल पोजीशन और ग्लोबल पोजीशन का क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर में हैं, किसी ने आपसे पूछा कि भाई आज समय आपकी लोकेशन क्या है, तो आपने बोला अपने नियर बाई कोई एक बेंचमार्क लिया, कोई एक नोन जगह को कंसीडर किया, प्लेस को कंसीडर किया, बिल्डिंग को कंसीडर किया, और उसके रेफरेंस में आपने बता दिया कि उस पर्टिकुलर लोकेशन से 500 मीटर पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं अवेलेबल। दिस इज वन वे टू एक्सप्रेस योर लोकेशन। बट ये लोकेशन जो आपने एक्सप्रेस की है, दैट यू हैव रिप्रेजेंटेड, दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड योर पोजीशन इन अ लोकल मैनर। यस और नो? दिस फॉर दिस सिनेरियो ओनली, ये जो कंडीशन है इसके लिए ये कंडीशन तो वैलिड है। बट
अगर मैं चाहता हूं पूरे अर्थ को रेफरेंस लेके मैं किसी भी पॉइंट की एक ऐसी यूनिक पोजीशन डिफाइन करूं कि उस पोजीशन में कोई चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू डिफाइन द पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट ग्लोबली, कि अगर मैं एक्स कंट्री में हूं तब भी मुझे इस पॉइंट की यही पोजीशन पता है, वाई कंट्री में हूं तब भी मुझे इस पॉइंट की कंडीशन यही पता है, जेड कंट्री में हो तब भी मुझे यही लोकेशन पता है। तो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन माई पोजीशन, ऑब्जर्वर की पोजीशन को चेंज होने की वजह से भी इस पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द अर्थ सरफेस। So in this way, you can say yes, whatever position in this case we are defining, that we may consider this is the global position of the point. यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी डे टू डे लाइफ में जीपीएस यूज करते हैं लोकेशन को शेयर करने के लिए, नेविगेशन पर्पस के लिए सभी लोग यूज करते हैं लगभग लगभग। ये सुनो, इन द स्मार्टफोन ये बहुत कॉमन फीचर है। कुछ आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, यू कैन ट्रैक द ऑर्डर। आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाना है, यू कैन यूज GPS for the navigation purpose also. So I hope this point is clear to everyone. ये पहला पॉइंट था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि लोकल पोजीशन का एक्सप्लेनेशन क्या है और ग्लोबल पोजीशन का एक्सप्लेनेशन क्या है, ये सभी को क्लियर है। किसी भी पॉइंट में आज थोड़े से कमेंट मेरे सामने विजिबल हैं, लेकिन मैं मेरे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि ये क्लास जो है आपकी शायद यूट्यूब पर भी चल रही है और बैचेस में भी चल रही है। तो या तो मैं पढ़ाने में फोकस कर लूंगा या तो कमेंट पढ़ूंगा। तो कमेंट में बाद में पढ़ लूंगा, ठीक है। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो पूछ लेना, अदरवाइज मैं इतना बेसिक वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप चीजों को ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल पोजीशन और लोकल पोजीशन का कंसेप्ट क्या है ये समझ में आ गया। तो ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में अभी अपने बहुत डिटेल में तो नहीं, बट हाँ बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। यस, व्हाट दिस ग्लोबल वर्ड मीन हेयर स्टैंड्स हेयर। नेविगेशन का पर्पस क्या है आपको पता है। नेविगेशन का मतलब क्या है, टू नेविगेट, मतलब आपको कोई डायरेक्शन, आपको कोई पोजीशन, आपको किसी पॉइंट की लोकेशन पता है और वहां तक पहुंचना। फॉर दैट यू आर यूजिंग दिस टर्म, दैट इज द नेविगेशन। सैटेलाइट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिस्टम तो पता ही है तुम्हें, सिस्टम बताने की जरूरत तो मुझे है नहीं। हाँ, इस कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिनको आप कंबाइन कर देते हैं तो कोई भी एक सिस्टम बन जाता है। जैसे यहाँ पर बात किया जा रहा है नेविगेशन के लिए, किसी पॉइंट की पोजीशन को ग्लोबली डिफाइन करने के लिए। ग्लोबली का मतलब क्या, दैट आई हैव जस्ट कवर्ड। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को ग्लोबली डिफाइन करने के लिए सैटेलाइट्स का यूज करते हुए जो सिस्टम प्रिपेयर किया गया है, दैट इज नोन एज द GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्लियर है? क्लियर है क्या है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम? हाँ, ये अलग बात है कि इनिशियली इसका पर्पस नेविगेशन के लिए था। अभी हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कहां से चीजें डेवलप हुई, क्या क्या मेन इसके टाइम स्पैन थे, टाइम जहां जहां पर मेजर डेवलपमेंट हुए, ऑल दैट पॉइंट वी विल डिस्कस। So in the today's class we will cover the historical development of the GNSS also. क्लियर है? As of now, आगे क्या करेंगे वो बात की बात है। अभी तक जो किया है उसकी बात कर लेते हैं। तो एज ऑफ नाउ दिस टर्म GNSS इज क्लियर टू एवरीवन। किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। If anyone having any doubt, any query at any point till now, you can ask your doubt, you can ask your query. अब तक मैं कोशिश करता हूं अगर कमेंट्स विजिबल होते हैं तो मैं उनको भी आपके साथ कंसीडर कर लूंगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट। अभी तक डिस्कशन क्लियर है? ठीक है। एक कमेंट मेरे को विजिबल है, एक प्लेटफॉर्म के कमेंट मेरे को विजिबल है, ऐप वाले कमेंट विजिबल है, ठीक है। यूट्यूब के कमेंट अभी मुझे विजिबल नहीं है। चलो, तो आज हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं बेटा, इसके बारे में समझते हैं। लेक्चर 1 में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट वी विल कवर टुडे। वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ द GNSS। कैसे कैसे ये कहानी शुरू हुई, कहां से ये कहानी शुरू हुई और कहां तक हम लोग पहुंच गए, इसमें क्या क्या एडवांसमेंट हुए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर एक GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे,
from your exam point of view, that is the segment of the GNSS. फ्रिक्वेंटली आपको यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये डिस्कशन किस तरीके से हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, उन पॉइंट्स को भी, वो एरिया भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करने वाला हूं जो पर्टिकुलरली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। दो तरीके के कंसेप्ट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। एक कंसेप्ट होता है जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है। वो आपको किसी सब्जेक्ट, किसी कंसेप्ट को आपको समझना है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और दूसरा होता है कि वो एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट होता है। हो सकता है कुछ ऐसी बेसिक चीजें हो जो एग्जाम में ना आती हो, बट उनको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, डिस्कस करते हैं, सो दैट वी हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो दोनों चीजें हम लोग को कंप्लीट करनी है, अंडरस्टैंडिंग भी करनी है और साथ ही साथ हम लोग एग्जाम को भी हमेशा फोकस पे रखेंगे। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट द जीएनएसएस फंडामेंटल्स। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया जीपीएस और जीएनएसएस में क्या फर्क है, बेसिक फिजिक्स क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है जीएनएसएस का, वो हम लोग समझेंगे। वी विल टॉक अबाउट द डॉपलर्स इफेक्ट एंड कुछ डेफिनेशंस की बातचीत करेंगे। देन वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ द जीएनएसएस और हमारे गेट एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और कुछ ग्लोबल सिस्टम्स जो हैं जैसे जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, बाइडू, नाविक, QZSS, इनके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा और इनके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहां तक की बातचीत क्लियर हो गई। तो अब पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ द नेविगेशन। सबसे बड़ा सवाल हमेशा से रहता है कि वी वांट टू नो द पोजीशन, हम अपनी पोजीशन को जानना चाहते हैं। ये सबसे पुराना और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आप देखेंगे कहीं पे भी कि वेयर एम आई। ये बड़ी, सबको बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की कि मैं कहां पर हूं। यस और नो। अगर पूरे अर्थ में बात करें तो मैं जिस पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे हूं उसकी पोजीशन क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। अब ये ऐसा नहीं कि ये आज ही ये क्वेरी, आज ही इस बात को लेके आप क्यूरियस हो गए हैं। हमेशा से लोगों को ये जानने की इच्छा थी कि भाई हमारा एग्जिस्टेंस, मेरी पर्टिकुलर पोजीशन, मेरी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, ये कैसे पता चले। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बेसिस पे हम लोग ये पहले से ही कर, और नेविगेशन के लिए हमें इस पोजीशन का पता होना बहुत जरूरी भी है। जैसा अगर वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, या अगर हम लोग बात कर लें वाटर वेज की बात कर लें, समुद्री जहाज है जो एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि अगर प्रॉपर लोकेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, खो जाने का डर है भाई। अगर आपको कहां जाना है ये पता नहीं है तो आप खो जाएंगे, और कितनी बड़ी समस्या है। यस और नो। तो अब इस बात को अवॉइड करने के लिए हमेशा से एक क्यूरियोसिटी थी, हम ये जानना चाहते थे कि हमारी पोजीशन क्या है। चलिए इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सबसे बेहतरीन कंसेप्ट आता है, दैट इज नोन एज द डेड डेड रेकनिंग। डेड रेकनिंग का जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो तरीका यूज होता था वो डेड रेकनिंग का होता था। इसके बारे में मैं आपको बेसिक बता देता हूं, जिनको नहीं पता डेड रेकनिंग के बारे में। एक वेल नोन पोजीशन की हेल्प से, एक वेल नोन पोजीशन की हेल्प से हम दूसरे पोजीशन को डिफाइन करते थे विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर्स। अब वेक्टर्स में क्या है, आपको डायरेक्शन भी होगी और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होगा। फॉर एग्जांपल आपकी वेलोसिटी क्या है, आपको टाइम कितना लग रहा है। तो अगर इफ वी हैव अ नोन पोजीशन, एक अगर मेरे पास एक नोन पोजीशन है और इसकी हेल्प से अगर मैं बी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो दैट वी कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर, एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज द डेप्थ रेकनिंग। ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास एक वेल डिफाइंड और नोन पॉइंट होगा, उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। बट व्हाट इन द केस कि अगर हम ऐसी किसी जगह पे हैं, ऐसी किसी सिचुएशन पे हैं जहां पर हमारे पास कोई भी वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं है, तो दिस इज द काइंड ऑफ द, आप बोल सकते हैं जैसे हम लोगों ने बेसिक सर्वेइंग में हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिलेटिव पोजीशन की बात हो रही है। For defining the relative position of a point, there must be a benchmark, there must be a point, well defined point, एक well defined point होना चाहिए, और उसी की हेल्प से with the help of the linear measurement, with the help of the angular measurement, आपने किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन किया था।
आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, यस और नो। बट दैट नॉट इन द केस कि अगर मुझे आसपास कोई भी वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं पता है, इन दैट केस हाउ वी कैन डिफाइन द पोजीशन ऑफ द अनदर पॉइंट और द नेक्स्ट पॉइंट। तो पहले ये तरीका यूज किया जाता था जब हमारे पास और कोई मेथड्स नहीं थे। एक पॉइंट डिफाइन है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट को डिफाइन कर दिया, आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे पॉइंट के हेल्प से नेक्स्ट पॉइंट को डिफाइन करते जा रहे हैं। इस तरीके से हम नेविगेशन करते थे। मेन ड्रॉबैक क्या है, समझ में आ गया? मेन ड्रॉबैक यही है कि ये एक तरीके से रीजनल आप बात कर रहे हैं, जहां पर आपके पास कुछ वेल डिफाइंड नोन पोजीशंस हैं। इन दैट केस दिस कंसेप्ट विल बी वैलिड। लेकिन जहां पर हमारे पास कोई भी वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं है, उस केस में हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरीके से अपनी पोजीशन को वेक्टर्स की हेल्प से, वेलोसिटी की हेल्प से, टाइम की हेल्प से अपने पोजीशन को डिफाइन कर पाना। ठीक है, देखेंगे। तो ये डेट रेकनिंग का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा और फिर आगे नए नए तरीके अपनाए गए। चलिए उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। अब देखो पोजीशन एस्टिमेशन का मैटर्स क्या है, मैटर क्यों करता है, ये मैंने अभी आपको बताया। और केवल एक फील्ड, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, और अगर प्रॉपर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके पास लॉस्ट होने के चांस है, गुम होने के चांस है, यस और नो। अगर मैं बात करता हूं नेविगेशन का यूज, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एयरक्राफ्ट है जो कि मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, उस केस में भी उसके पास प्रॉपर लोकेशन होना मैंडेटरी है, यस और नो। अगर एक वाटरवे की हम लोग बात करते हैं, अगर समुद्र में एक जहाज है जो कि मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहा है, और अगर लोकेशन नहीं है, तो टाइटेनिक तुमने सबने देख रखी है, यस और नो। तो उस केस में क्या, कोई बड़ा सा ग्लेशियर है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, चले जा रहे हो, हाँ, तो डोंट रिपीट द हिस्ट्री। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अब आपको पता है कि लोकेशन जानना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना। अब अगर रेलवे कम्युनिकेशन की बात कर लें, एयरक्राफ्ट के एयरवेज की बात कर लें, ट्रांसपोर्टेशन के किसी भी मोड की आप बात कर लो, वहां पर नेविगेशन के लिए वेल डिफाइंड पॉइंट्स होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है और जरूरी है, यस और नो। तो ये क्यूरियोसिटी और ये रिक्वायरमेंट बहुत लंबे समय से चल रही थी, और जब जब कभी भी देयर विल बी द क्यूरियोसिटी, जब कभी भी कोई नीड होगी तो ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन होगा, और उसी के सॉल्यूशन के लिए आने वाले 40 घंटे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे चीजें पॉसिबल हुई, क्या क्या इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमें समझने हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोकेशन का हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन नहीं करते। सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई। विद द हेल्प ऑफ द वेरियस मेथड्स, आप जीपीएस की बात कर लीजिए, आप जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, एक्सवाईजेड, बेसिक सर्वेइंग, कुछ भी आप कर लीजिए, पूरे जियोमेट्रिक्स की बात कर लीजिए, इन एवरी केस यू आर नॉट डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यू आर जस्ट एस्टिमेटिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेशन एंड डिटर्मिनेशन? व्हेन आई एम सेइंग कि मैं किसी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन कर रहा हूं, दैट मींस देयर विल बी द 100% एक्यूरेसी। और अगर मैं बोल रहा हूँ एस्टिमेशन, फॉर एग्जांपल अब मैं एक प्लेस कहीं घूमने जाना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है, अब मुझे लग रहा है भाई कितना कॉस्ट एस्टिमेट होगा मुझे बता दो, तो ऑब्वियसली आपने बोला सर 50,000 रुपए लगेंगे। अब 50,000 रुपए से कम भी लग सकते हैं और ज्यादा भी लग सकते हैं। दैट डजंट मीन कि आपने जो एस्टिमेट किया है वो 100% उतना ही होगा, देयर में बी द चांसेस ऑफ द वेरिएशन। तो सर्वेइंग का कोई भी मेथड आप यूज कर लीजिए, आप अपने पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, ऑलवेज देयर विल बी द चांस ऑफ द एरर। जितना भी मॉडर्न, जितना भी सोफिस्टिकेटेड मेथड आप यूज कर लीजिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर। मैग्नीट्यूड डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, आप इसके एरर के मैग्नीट्यूड को कम कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट से कि सर देयर इज जीरो एरर इन दिस मेजरमेंट। So that's why we are not determining the position of any point. Always we are trying to estimate the position of the point. इसका मैं बेसिक एक एग्जांपल देता हूं। आप अपना फोन उठाइए, व्हाट्सएप में जाइए और किसी को अपनी लाइव लोकेशन भेजिए। ठीक है, अब किसी को क्या, जिसको भेजनी होगी उसी को भेजिए। ठीक है, आप अपनी लाइव लोकेशन जब भेजेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक सर्कल सा बन के आ रहा होगा, डॉट सा बन के आ रहा होगा। जब आप उस डॉट को टच करेंगे
तो आप देखेंगे आपकी लोकेशन एग्जैक्ट पॉइंटेड लोकेशन नहीं जाने वाली है। ऑलवेज देयर विल बी अ सर्कल, आपके आसपास जो भी आपकी पोजीशन होगी, जो भी पोजीशन कंसीडर कर रहा है आपका डिवाइस, उसके बेसिस पे नियर अबाउट उसमें लिख के भी आएगा। अगर आप उसको बार बार रिफ्रेश करेंगे, टच करेंगे, तो यू विल फाइंड, ये ट्राई कर सकते हैं, आपने किया भी होगा, तो बोलेगा एक्यूरेसी अप टू 5 मीटर। फिर आप एक बार उसको रीसेट करेंगे, पॉइंटेड करेंगे, तो बोलेगा एक्यूरेसी अप टू 4 मीटर, एक्यूरेसी अप टू 3 मीटर। Yes or no? In this way, but never you will find yes, this is the exact pointed position of your point. ऐसा नहीं होने वाला, करके देख लेना, एक दो बार, चार बार नहीं, जितनी बार भी उसको रिफ्रेश करना हो, करके देख लेना, हमेशा होगा एक्यूरेट अप टू दिस मीटर। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जो भी डिपेंडिंग अपॉन द जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे कि इसकी एक्यूरेसी इतना है, वो एक रेंज प्रोवाइड करेगा। कि कई कभी आपने ऐसा कई बार फील भी किया होगा, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल से बात करूं, कि आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, या आपने फॉर एग्जांपल कैब बुक की, सभी लोग आजकल डे टू डे लाइफ में कभी न कभी ऐसा होता ही है, यस और नो? तो जो पर्सन है, जो कैब है, वो आपके पास आ जाएगा, बट एग्जैक्टली उसी पॉइंट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो इंफॉर्मेशन आपके डिवाइस के थ्रू गई है, उसमें भी कुछ ना कुछ एक्यूरेसी का इशू है, दैट इज नॉट 100% एक्यूरेट। हो सकता है वो जस्ट आपके बगल वाले मकान पे आ जाए, हा? हो सकता है आपसे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर की, 2 मीटर, 3 मीटर दूर की लोकेशन पे हो, बिल्कुल नियर बाई आके आपको पता चले। बट ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जो लोकेशन दे रहा हूं, दैट इज नॉट डिटर्मिनिंग पोजीशन, दैट इज द एस्टिमेटेड पोजीशन दैट इज कैप्चर्ड बाय योर जीपीएस रिसीवर। क्लियर है बात? होता है रिलेटेबल? क्यों होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसीलिए मैंने बोला यहां पर हम लोग लोकेशन का एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग आवर मेजरमेंट, वॉट एवर पोजिशन वी आर डिफाइनिंग, दैट इज 100% एक्यूरेट, देयर इज नो एरर एट ऑल। क्लियर है? चलिए, तो अब यहां पर बातचीत कर लेते हैं। तो अब क्या है, जैसे सैटेलाइट सिस्टम, ये सारी जो बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो सारी बातें ऑलरेडी मैंने आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सप्लेन कर दी है। जो बच्चे यूट्यूब पर आज इस क्लास को देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं, ऐप पर तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। जो लोग भी यूट्यूब पर क्लासेस देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास है, आई थिंक दिस विल बी द फ्री क्लास, ओके। तो आप सभी लोग प्रेप हॉरिजन ऐप पर जाकर वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द प्रेप हॉरिजन ऐप। और अब तक अगर आपने प्रेप हॉरिजन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, खासकर अगर आप गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल, जो आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट है वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए। तो डू डाउनलोड द प्रेप हॉरिजन ऐप एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट दिस पीडीएफ। आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला डिस्कशन करते हैं। डेट रेकनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एस्टिमेट द करंट पोजीशन बाय अप्लाइंग द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम द प्रीवियस नोन पोजीशन। इसका बेसिकली जो यूज किया जाता था वो सी नेविगेशन के लिए यूज किया जाता था, और ये डिपेंड करता था स्पीड, टाइम और बियरिंग। अगर मैं वेक्टर बोल रहा हूं आपको, तो ये बेसिकली डिपेंड करता था स्पीड, टाइम और बियरिंग। बियरिंग मींस हॉरिजॉन्टल एंगल। उसके बेसिस पे आप किसी एक पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करते थे, और उसके लिए जो आप रेफरेंस लेते थे वो एक प्रीवियस वेल डिफाइंड पॉइंट होता था। ये कंसेप्ट यूज करा गया। अब इसमें क्या लिमिटेशन समझ में आ रही है? एरर्स जो हैं वो एक्यूमुलेटेड होती चली जाएंगी। अगर आपने एक पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करते समय कुछ एरर कर दी, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वेल डिफाइंड पॉइंट है, जब मैंने पहला पॉइंट डिफाइन किया तो इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए हमारी कुछ एरर हो गई, जो कि होगी। यस और नो? मैंने क्या बोला, आप कितना भी कोई भी मेथड यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, ऑलवेज देयर विल बी सम एरर। अब वो एरर ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपने जब पहले पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन किया है। देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, जब आप सेकंड पॉइंट की हेल्प से थर्ड पॉइंट को डिफाइन कर रहे होंगे, सेकंड पॉइंट की हेल्प से जब आप थर्ड पॉइंट को डिफाइन करेंगे, तो व्हाट एवर एरर यू हैव डन टू डिफाइन द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड फॉर द डिटर्मिनेशन और फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द सेकंड पॉइंट। इस तरीके से जो प्रीवियस एरर है, दैट विल बी, देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। इस वजह से इसमें ये एक लिमिटेशन आपको दिख रही है कि भैया एरर को आइडेंटिफाई करना, हर को इंडिविजुअली डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है,
because all the current point is associated with some other previous point. हमेशा जिस पॉइंट को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस पॉइंट से एसोसिएटेड है, और अगर प्रीवियस पॉइंट को डिफाइन करने में हमने कोई एरर की है तो दैट एरर विल आल्सो एक्यूमुलेट इन द डिटर्मिनेशन और द एस्टिमेशन ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट। सही है बात? सही है बात सर, इसमें क्या ही कठिन बात है। इसके बाद फिर सेलेस्टियल नेविगेशन को यूज किया गया। अब इसमें मेन काम क्या था, इसमें बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है सेक्सटेंट, और इसमें यूज किया जाता था स्टार्स और सन, एस्ट्रोनॉमिकल, बेस्ड ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे डील्स विद द पोजीशन ऑफ द स्टार, सन, मून एक्सेट्रा। इनके पोजीशन के बेसिस पे आपने इसको नेविगेशन के लिए यूज किया। फिर से वही बड़ी समस्या है यार, जब हम किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं स्टार, सन, मून की हेल्प से ही, और अगर वेदर हमारा क्लाउडी है, अगर डे लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है, मान लो सन अवेलेबल है, मून, अब सन अवेलेबल है तो मून भी अवेलेबल नहीं होगा ना उसी जगह पर, तो ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिटेड, इसको आपको यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस फेस करने को मिल रही थी। तो एक तो ऑपरेशनल डिफिकल्टी भी थी, स्पेशली इन द केस ऑफ क्लाउडी वेदर, और परमानेंट 24/7 आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि आप इसको यूज कर पाए फॉर द डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ये मेथड यूज किया गया। फिर डेवलपमेंट हुआ ओमेगा, ये 1960 से 1990 के बीच में यूज किया गया। ये बेसिकली रेडियो डायरेक्शन, बिकॉज वेरी लो फ्रीक्वेंसी यूजिंग द, इनको बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता था, सिग्नल्स को यूज किया जाता था, जिससे हम लोग अपनी पोजीशन को डिफाइन करने की कोशिश करते थे। इसकी भी लिमिटेशन क्या थी, एक्यूरेसी इसकी कम थी। सिग्नल्स जो है क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी हैं, तो ऑब्वियसली उस केस में सिग्नल का इंटरफेस भी है, उसमें भी डिस्टरबेंस होता था, जिससे हमारी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होती थी। अगला गेम आया, इसको इंप्रूव करके टेक्नोलॉजी यूज की गई, लोरान और ली लोरान। ये क्या है, बेसिकली लॉन्ग रेंज, दिस स्टैंड्स फॉर द लॉन्ग रेंज नेविगेशन, लॉन्ग रेंज नेविगेशन। अब इसमें बेसिकली क्या यूज किया गया, यहां पर भी सिग्नल अलग अलग मल्टीपल सिग्नल्स को यूज किया गया, और इसी का एक एडवांस वर्जन आया, दैट वाज द ई लोरान, दैट इज ई लॉन्ग रेंज नेविगेशन। ये क्या था, जियोग्राफिक कवरेज गैप्स इंप्रूव हुआ, और बट प्रॉब्लम क्या थी, अफेक्टेड बाय द टेरेन एंड जैमिंग। मतलब जो सिग्नल्स, ओवरऑल समरी में आपको बताता हूं, जो सिग्नल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जिनकी हेल्प से हम पॉइंट्स की पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, उनमें कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ रहा है। यार किसी भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप कुछ कंक्लूड करना चाह रहे हो एंड दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्यूरेट, किसी भी डेटा के बेसिस पे आप कुछ फाइनली कंक्लूड करना चाह रहे हो, और वो डेटा जो है वो अगर इनएक्यूरेट है, उसमें अगर कुछ एम्बिग्यूटी है, उसमें अगर कोई एरर है, तो ऑब्वियसली दैट एरर विल आल्सो अफेक्ट योर फाइनल कंक्लूजन। यस और नो? मेन पर्पस हमारा इन सभी मेथड्स का क्या है कि वी वांट टू डिफाइन द पोजीशन। हम किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, फॉर दैट व्हाटएवर मीडियम वी आर यूजिंग फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, व्हाटएवर डेटा वी आर यूजिंग और द मोड वी आर यूजिंग और द मीडियम वी आर यूजिंग, उसमें अगर कोई एरर है, उसमें अगर कोई डिस्टरबेंस है, तो ऑब्वियसली इट विल आल्सो अफेक्ट द फाइनल पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक चल रहा था। सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के सीक्वेंस की बात हो रही है, डेड रेकनिंग, सेलेस्टियल, ओमेगा, देन लोरान। क्लियर है बात? ठीक है सर, हमें प्रॉब्लम समझने में समझ तो आ रही है। क्या सर हम प्रॉब्लम की ही बात करते रहेंगे या हम कुछ सॉल्यूशन की भी बात करेंगे? अरे पहले प्रॉब्लम तो समझो मेरे भाई। हाँ, प्रॉब्लम अगर आप समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, आई होप ये बात सभी को समझ में आ रही है। ठीक है, चलें आगे। चलो सर, ये प्रॉब्लम है, अब इसका समाधान क्या है? अब इसका समाधान देखते हैं, टाइमलाइन को समझते हैं। याद करने मत बैठ जाना, याद नहीं करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि कुछ चीजें हैं जो हमें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हो सकता है वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलीवेंट ना हो। तो एक कहानी जो आपको बताई जा रही है, इसको बताने का मेन पर्पस क्या है कि आपको एक कनेक्टिविटी फील हो, ऐसा ना हो कि बीच में कोई कंसेप्ट आ गया, कोई कंसेप्ट आ गया। तो जस्ट टू ब्रिजिंग द गैप,
ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जा रही। बहुत ज्यादा ऐसा फैक्चुअल डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनते रहिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1960 के आसपास यहाँ पर हम लोगों ने, अब यहाँ पर देखो कोल्ड वॉर लिखा हुआ है, यूएसएसआर और यूएस, तब का यूएसएसआर और यूएस के बीच में चल रहा था बवाल, ठीक है, माहौल था। अब देखो बेसिक इसकी कहानी में बताता हूँ, नेविगेशन या जीएनएसएस आया कहां से, हुआ क्या, दो कंट्री हैं, यूएस और उस समय का यूएसएसआर, उसमें चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, मैटर चल रहा है भाई सीरियस। अब ये चाह रहे हैं उधर मिसाइल छोड़ दें, ये चाह रहे हैं उधर, ये एक बेसिकली एक स्ट्रेटजी थी कि हम चाहते थे भाई हम अपने जो मिसाइल की लॉन्चिंग करें या जो भी हम प्लान कर रहे हैं इस वॉर में, हर एक कंट्री चाह रही कि हम प्रॉपरली उसका एग्जीक्यूशन करें। अब यहां से मिसाइल छोड़ी, भेजना कहीं और था, चली कहीं और गई, गड़बड़ हो जाएगा ना। टारगेट को प्रॉपरली क्या कर लें, फिक्स कर लें। तो ये दोनों कंट्री अपने अपना इस तरीके का एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर रही। अभी तक इसका कोई सिविल यूज नहीं है कि हाँ इसको आम जनता यूज करेगी, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था कहानी। माहौल गर्म था तो उसके बाद सब लोग अपने अपने डेवलपमेंट में लग गए और एक स्ट्रेटजी के लिए इसको यूज करेंगे ताकि हम वॉर में अच्छा परफॉर्म कर पाए और हमारी कंट्री जीत जाए। दोनों लोगों का मकसद ये था, ठीक है। मामला बिल्कुल साइलेंटली चल रहा था, उधर अपना डेवलपमेंट चल रहा है, इधर अपना डेवलपमेंट चल रहा है। हम अब देखो फर्क समझो, अब मैं अगर दो कंट्री के अलग अलग नेविगेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं तो दे आर नॉट, बोथ द कंट्रीज आर नॉट डेवलपिंग द सेम नेविगेशन सिस्टम। हम लोगों ने जो टर्म बोला दैट इज द वेरी ब्रॉड टर्म, दैट इज द जीएनएसएस, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब उस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में कंट्री ए का नेविगेशन सिस्टम अलग हो सकता है, कंट्री बी का नेविगेशन सिस्टम अलग हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि दोनों कंट्री का नेविगेशन सिस्टम जो हो वो ग्लोबल हो, ऐसा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, देयर आर वेरियस नेविगेशन सिस्टम ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज विच आर नॉट ग्लोबल इन नेचर। ग्लोबल का मतलब क्या, पूरी अर्थ का कवरेज। रीजनल का मतलब क्या है, रीजनल का मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल नाविक की बात कर लेते हैं, अपने इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया और उसके आसपास की थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, हम ग्लोबली नहीं जा रहे, यस और नो। बट ऐसे ही अगर यूएस के नेविगेशन सिस्टम की बात करें जिसको आप फ्रिक्वेंटली बोलते हैं जीपीएस, नेविस्टार प्रोग्राम जीपीएस, दैट इज द ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम दैट इज कवरिंग द इंटायर अर्थ, यस और नो। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम इंडिया में हैं तो हम जीपीएस के सिग्नल को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर वो हमारे डोमेन में है, अगर वो हमारे लिए अलाउड है, तो दैट इंफॉर्मेशन वी कैन ऑल्सो एक्सेस। तो फॉर एग्जाम्पल दो कंट्री, एक कंट्री का नेविगेशन सिस्टम ए है, दूसरे कंट्री का नेविगेशन सिस्टम बी है, तो क्या मैं यहां से दोनों का एक्सेस कर सकता हूं इफ आई एम इन द रेंज। अगर लेट से दोनों ही ग्लोबल है तो ऑब्वियसली मैं रेंज में होऊंगा, तो साइमल्टेनियसली आई कैन एक्सेप्ट द सिग्नल फ्रॉम द नेविगेशन सिस्टम ए एज वेल एज फ्रॉम द नेविगेशन सिस्टम बी। बात समझ में आ रही भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब हमारे फोन में जो रिसीवर है, ये फोन नहीं है वैसे, हमारे फोन में जो रिसीवर है, इसके बारे में भी हम लोग आगे और भी बातचीत करेंगे। साइमल्टेनियसली दिस रिसीवर कैन एक्सेप्ट द सिग्नल फ्रॉम मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे बोला था कि क्या जीपीएस और जीएनएसएस सेम है, आंसर है नहीं। अगर ये जीएनएसएस है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो इसमें क्या है भैया, ये पार्ट है कंट्री ए, ये अपने कंट्री ए का नेविगेशन सिस्टम है, ये कंट्री बी का नेविगेशन सिस्टम है, ये कंट्री डी का नेविगेशन सिस्टम है। The different country may have the different navigation system, but broadly it comes under the global navigation system if they are operating in a global manner. तो जीपीएस जो आप टर्म यूज करते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये बेसिकली कहां का नेविगेशन सिस्टम है, ये यूएस का नेविगेशन सिस्टम है, ध्यान रहेगा इस बात को। अभी और भी स्टार्टिंग में मैंने बताया, ग्लोनास हो गया, गैलीलियो हो गया, बाइडू हो गया, QZSS हो गया, डिफरेंट डिफरेंट नाविक हो गया, ये अलग अलग नेविगेशन सिस्टम है जिनके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बट इतने डिस्कशन से आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जीएनएसएस एंड द जीपीएस। हाँ, अब एक सवाल आता है, सर इतना फ्रिक्वेंटली हम लोग जीपीएस को ही जीएनएसएस क्यों समझ लेते हैं?
दैट पॉइंट एवरीवन शुड कंसीडर कि सर कोई तो बात होगी ना कि हम जीपीएस को ही जीएनएसएस मान लेते हैं। हाँ, उसका रीजन ये है कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ वो जीपीएस का ही डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले जो ऑपरेशनल हुआ, सबसे पहले जो आपके यूज में आया नेविगेशन के लिए, सिविल लोगों के लिए यूज किया गया, दैट वाज द जीपीएस। तो इसलिए फ्रीक्वेंटली ये कंफ्यूजन हो जाता है, बट टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये बात सभी को क्लियर हो गई है? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ओरिजिन हुआ, जैसा मैंने बताया, कोल्ड वॉर वाला माहौल चल रहा था। अपनी अपनी दोनों लोग क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। बेसिकली पर्पस ये था कि ये जो युद्ध होने का माहौल है इसमें हम अच्छा परफॉर्म करें, सटीक जगह पे जो पॉइंट है, जो हमारा टारगेट है, उसको हम हिट कर पाए। इसके लिए डेवलपमेंट चल रहा था। चलने दो साहब, बढ़िया बनाने दो। अब ये क्या हुआ, ट्रांजिट ऑपरेशनल, ये पूरी कहानी लिखी हुई है और इसकी मैंने पूरी समरी आपको बता दी है। नो नीड टू रिमेंबर, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे कैसे हम लोग 60 से 64, 69, 73, 78, 91, 95 ऑनवर्ड्स। इसके बाद क्या हुआ, यहां पर बात हुई है जीपीएस का जो कंस्टलेशन था वो कंप्लीट हो गया 1995 में, जिसमें 31 सैटेलाइट्स थे। और फिर इसके बाद पहले इसका केवल डिफेंस पर्पस में यूज हुआ और डिफेंस पर्पस के बाद फिर ये फाइनली पब्लिक के लिए इसका डोमेन एक्सटेंड किया गया कि नाउ आम जनता जो भी है वो भी इसका यूज कर सकती है। इनिशियली इट वाज डेवलप्ड फॉर द डिफेंस पर्पस ओनली। वो कहानी मैंने आपको समझाई दी। तो एक काफी लंबा इतिहास है मेरे भाई। आज जो आप नेविगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, और इसके पहले अगर बात करें, इनिशियली द एक्यूरेसी वाज वेरी लेस, ये भी एक बात है। अब इतने दिनों से इतना टाइम दिया गया है, कई 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 दशक लग गए। अगर आप देखोगे इतना लंबा पीरियड जो टाइम आपने दिया, तो इसमें बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हुआ है। तो आज जो आप नेविगेशन सिस्टम यूज कर पा रहे हैं, इट इज द मोर एडवांस, मोस्ट एक्यूरेट जो अब तक अवेलेबल है। और यहीं पर चीजें लिमिटेड नहीं रहेंगी, ये भी आपको समझना है। थिंग्स विल चेंज। आज से 20 साल बाद चीजें और चेंज होंगी, और इंप्रूव टेक्नोलॉजी होगी, और अच्छे सिस्टम्स होंगे, जहां पर आप और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होंगे, जहां पर आप अपनी एक्यूरेसी को और इंप्रूव कर रहे होंगे। तो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि वॉट एवर वी हैव अचीव दिस इज द फाइनल। अभी भी रिसेंट डेवलपमेंट चल रहा है, अभी भी चीजें डेवलपमेंट स्टेज में है, और लगातार इसको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो इस समय बस ये बताना चाह रहा था आपको कि एक लंबी टाइम कहानी और छोटी सी कहानी जो मैंने आपको बताई, वो आप इसको याद रख पाएंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए जीएनएसएस फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है। देखो, जीपीएस इज वन सिस्टम, जीएनएसएस इज द अम्ब्रेला। जैसे मैंने बताया ना, अब अम्ब्रेला में क्या है, अब यार एक एक वर्ड एक्सप्लेन कराओगे क्या? ये देखो, जीपीएस आ गया, ये ग्लोनास आ गया। जीपीएस यूएस का है, ग्लोनास रशिया का है, गैलीलियो यूरोप का है, बाइडू चाइना का है, नाविक इंडिया का है। ऑल दीज आर द नेविगेशन सिस्टम। बट ये सभी किसके हैं? बेसिकली दीज ऑल आर द कम्स अंडर द जीएनएसएस। एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इनमें से जो ग्लोबल हैं उनको हम लोग ग्लोबल में क्लासिफाई कर देंगे, और जैसे QZSS, और कुछ हमारे पास रीजनल भी है, कुछ हमारे पास रीजनल भी हैं, तो उनको रीजनल नेविगेशन सिस्टम भी बोल देंगे। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। जीपीएस जीएनएसएस का एक नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस और जीएनएसएस दोनों एक बात नहीं है। अब आपको क्लियर हो गया किस कंट्री का कौन सा नेविगेशन सिस्टम है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जीपीएस यूएस, ग्लोनास रशिया, गैलीलियो यूरोप, बाइडू चाइना, नाविक इंडिया, QZSS जापान, QZSS जापान। ठीक है, चलिए, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज द नेविस्टार वाज डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अंडर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव SDI फॉर डिफेंस फॉर अ डिकेड। जीपीएस वाज द ओनली सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। बहुत लंबे समय तक जीपीएस ही हमारे पास एक नेविगेशन सिस्टम रहा है। दैट्स व्हाई देयर इज ए कंफ्यूजन कि हम ये मान लेते हैं कि जीपीएस इज इक्वल टू जीएनएसएस।
अलग अलग तरीके से कई एग्जाम्पल देके मैंने पॉइंट हाईलाइट कर दिया है। आई होप अब आपको ये ध्यान रहेगा और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। देयर इज नो लॉन्गर ट्रू, अब ये बात सही नहीं है, मल्टीपल कंसलेशन है। कंसलेशन का मतलब होता है पूरा सिस्टम, सैटेलाइट्स का सिस्टम, जिसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। मल्टीपल कंसलेशंस आर देयर, रसिया का है ग्लोनास, ये देख सकते हैं, चाइना बाइडू, यूरोप गैलीलियो, इंडिया नाविक, जापान QZSS। अब हमारे पास अलग अलग कंट्री के अलग अलग नेविगेशन सिस्टम है, तो अब इस बात को वैलिड करना ठीक नहीं रहेगा कि जीपीएस इज इक्वल टू GNSS। एक बार बता दो यार, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार मैं सभी के कमेंट्स भी देखने की कोशिश करता हूं तो बढ़िया रहेगा। माउस के प्राण निकल गए हैं क्या? देखो यार, हद है। हमको अलग से अवार्ड ना मिल जाए। एक मिनट को, इसका जीपीएस लगा ही नहीं है तो कहां से चलेगा? वही मैं बोलूं, सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा, क्या बात है? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? या नाउ इट्स वर्किंग फाइन? अब मैं आपके सभी जगह के कमेंट्स होपफुली देख पाऊंगा। चलो, यस यस, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलें फिर आगे डिस्कशन किया जाए। शुड वी मूव फर्दर? यूट्यूब में क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे डिस्कशन करते हैं। तो ये बात हम लोग समझ गए कि हाँ, जीपीएस और जीएनएसएस क्यों अलग अलग है, और भी इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। चलिए, अब इसका क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, वो एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। बेसिकली जीपीएस से जो आप लोकेशन को ट्रैक करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द डॉपलर्स इफेक्ट। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में ना पता हो, तो मैं आसान तरीके से आपको डॉपलर्स इफेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। डॉपलर्स इफेक्ट का एक क्लासिक एग्जांपल है कि अगर एक एम्बुलेंस, अगर कोई व्हीकल जिसका हॉर्न है, अगर वो आपके पास आपकी तरफ आ रहा, तो आपका हॉर्न की जो वॉल्यूम है वो आपको ज्यादा महसूस होगी। अगर वो दूर जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हॉर्न का जो वॉल्यूम है वो कम होता चला जा रहा है, बट एक्चुअल में हॉर्न का वॉल्यूम तो सेम ही है। यस और नो? बट आपको ऐसा फील होगा, दैट इज ड्यू टू द डॉपलर्स इफेक्ट। इसी तरीके से जब इस नेविगेशन के लिए जो हम लोग सिग्नल्स यूज करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द मोशन, अगर आप रिलेटिव मोशन की बात करें, तो किस तरीके से सिग्नल्स में चेंज हो रहे हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। किस तरीके से सिग्नल में चेंजेस हो रहे हैं, इन्हीं को मॉनिटर करके हम लोग अपनी पोजीशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अभी मैं कुछ बेसिक बेसिक बातें, बिकॉज जस्ट दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और अभी बहुत सारी चीजें हम लोग को डिटेल में ही पढ़नी है, सारी चीजें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी केवल इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से एज ऑफ नाउ अभी आप इसको यहां तक समझ सकते हैं, बट दैट वी विल डिस्कस इन मच मोर डिटेल। बहुत डिटेल में बातचीत करने वाले हैं, इस पे बेसिकली ये बेस्ड होता है। आओ भाई, अब व्हाट इज एग्जैक्टली जीएनएसएस? तो सबसे पहले समझते हैं इसकी प्यारी सी एक डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन जो है वो अभी के लिए सही है। हो सकता है आज से 20 साल बाद ये डेफिनेशन बदल जाए, जब ये डेफिनेशन बदल जाएगी तो हम लोग नई डेफिनेशन पढ़ लेंगे। अभी के लिए डेफिनेशन सही है। क्यों बदल सकती है सर डेफिनेशन?
जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि देयर इज ओनली कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट इज गोइंग ऑन, लगातार इस फील्ड में इंप्रूवमेंट के लिए काम चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजीज मेथड, ये सारी चीजें भी चेंज हो सकती हैं। अभी अगर बात करें, बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अ वर्ल्ड वाइड पोजीशन एंड द टाइम डिटर्मिनेशन, the worldwide position and the time determination system that includes one or more satellite constellation, सैटेलाइट कंसलेशन मतलब पूरे सैटेलाइट का सेटअप, सैटेलाइट कंसलेशन एक से ज्यादा भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट रिसीवर एंड द सिस्टम इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग augment as necessary to support the required navigation performance of the intended operation। काफी खतरनाक इंग्लिश हो गई है, कोई बात नहीं, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे ग्लोबल वर्ल्ड वाइड सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें एक प्रॉपर सैटेलाइट का सेटअप होगा। सैटेलाइट हम लोग क्यों यूज करते हैं? बिकॉज वी वांट टू कवर द इंटायर अर्थ। अब पूरे अर्थ को कवर करने के लिए हमें मल्टीपल सैटेलाइट्स की जरूरत होगी, जो हर अलग अलग पोजीशन से, हर अलग अलग पॉइंट से, पूरे सैटेलाइट्स की हेल्प से हम अर्थ का कवरेज करना चाह रहे हैं। दैट इज नोन एज द कंसलेशन। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, एक कंसलेशन भी हो सकता है और एक से ज्यादा कंसलेशन भी हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट रिसीवर, एयरक्राफ्ट आप बेसिकली जैसे हम लोग वी आर द यूजर सेगमेंट, हम लोग क्या करते हैं, जीपीएस का इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, तो एक रिसीवर के बिना भी सिस्टम अधूरा है। एंड द सिस्टम इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग का मतलब क्या है यार? देखो, जैसा आपने बोला कि सर कोई भी मेथड हो, कोई भी तरीका हो, कुछ ना कुछ एरर होने के चांसेस रहते हैं, तो उस एरर को हमें लगातार सही करना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जीपीएस की बात करते हैं, तो जीपीएस इज अ ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। अब ये नहीं कि जीपीएस बना के एक बार छोड़ दिया गया, अब आप यूज करिए, गलत है तो गलत इंफॉर्मेशन आ रही तो ठीक है, आप उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। वॉट एवर कंट्री, जिस भी कंट्री का, विच एवर कंट्री इज डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर नेविगेशन सिस्टम, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंटिन्यूअसली उसकी जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखें। हम उसमें अगर हमारे सैटेलाइट्स की पोजीशन में कोई ड्रिफ्ट आ रहा है, कोई चेंज हो रहा है, अगर कोई टाइम में एटॉमिक क्लॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी सैटेलाइट्स की रिपेयरिंग करनी है, अगर किसी सैटेलाइट को हमें रिप्लेस करना है, और जो भी इंफॉर्मेशन में अगर कहीं देयर विल बी एनी एरर, तो उस एरर को आइडेंटिफाई करके कंटिन्यूअसली हमें उसे इंप्रूव करते रहना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रिटी। तो आप ये नहीं कि बस जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आप उसको यूज करते रहिए, सही है गलत है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। Continuously there will be the monitoring so that we can enhance the quality or enhance the accuracy of the data that we are receiving or that we are providing to our user। क्लियर है बात? तो कंटिन्यूटी इंटीग्रिटी का मतलब हो गया। अब ये क्या है? अगुमेंटेड नेसेसरी का मतलब क्या? सपोर्ट। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि देयर में बी द वेरियस सोर्सेज ऑफ द एरर, और ये हमारे डिस्कशन का भी पार्ट रहने वाला है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द एरर इन द केस ऑफ द जीएनएसएस। काफी डिटेल में इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल दिए कि अगर सैटेलाइट जो है वो अपने वेल डिफाइंड पाथ से क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया है, हो सकता है। टाइम का जो आपको कम्युनिकेशन हो रहा है, सिग्नल, सैटेलाइट्स क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट्स आर कैप्चरिंग द इंफॉर्मेशन, और वो डेटा जो है वो आपको सेंड किया जा रहा है, कंट्रोल स्टेशन को सेंड किया जा रहा है, मास्टर स्टेशन को सेंड किया जा रहा है, तो देयर विल बी टाइम इन्वॉल्व, यस और नो। जो अब एक जानकारी के लिए मैं आपको बात बता देता हूं, जब कभी भी सैटेलाइट से कोई डेटा आता है मास्टर स्टेशन में, कंट्रोल स्टेशन में, तो उसमें दो तीन चीजें मेंशन होती है। जैसे वो सैटेलाइट की आईडी, इफ देयर आर मल्टीपल सैटेलाइट्स तो हर सैटेलाइट्स की एक आईडी होगी, जिससे आपको उसकी पोजीशन के बारे में पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर सैटेलाइट से आपको ये इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, किस टाइम पे ये इंफॉर्मेशन कैप्चर किया है सैटेलाइट ने। और बेसिक सा कंसेप्ट है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि जीपीएस की हेल्प से बेसिकली किस तरीके का इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। अब लाइट की वेलोसिटी से हमारा सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, लाइट की वेलोसिटी हमें पता है, दैट मींस दिस पैरामीटर इज नोन टू अस। डिस्टेंस हमें नहीं पता है, हमारे सैटेलाइट और कंट्रोल स्टेशन या रिसीवर की डिस्टेंस क्या है ये हमें नहीं पता है, पता चल जाएगी, क्योंकि जो आपको सेंड किया गया है इंफॉर्मेशन, वहां पर एक टाइम है T1।
अब ये सिग्नल आपके पास आया, जब आपने सिग्नल को रिसीव किया तो यहां पर टाइम है T2। एवरी सिग्नल विल कंसिस्ट द सैटेलाइट आईडी, डेट एंड टाइम, किस समय ये इंफॉर्मेशन कैप्चर की गई है, किस समय ये इंफॉर्मेशन वहां से आपको भेजी गई है, और किस समय आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, इसके बीच में इजिली यू कैन कैलकुलेट द, ये मैनुअली नहीं करना आपको, ठीक है, ये मैनुअली आपको नहीं करना, प्रिंसिपल क्या है मैं आपको ये बता रहा हूं, तो इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि व्हाट इज द टाइम डिफरेंस जब सिग्नल भेजा गया और जब सिग्नल रिसीव हुआ, इन दोनों के बीच में कितना टाइम गैप है। वेलोसिटी सिग्नल क्या है, दैट वी नो। इन दिस वे इफ वी कैन कैलकुलेट द टाइम, अगर हमें इस पूरे प्रोसेस का टाइम पता चल जाए तो वेरी इजिली वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। और ये काम कंटिन्यूअस होता है, जैसे अगर आप एक मोबाइल लेके, आप मोबाइल आपका रिसीवर है, अगर आप लगातार मूव करते रहेंगे तो टाइम के साथ साथ आपकी पोजीशन जैसे जैसे चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है और आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर आप नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, अगर आप कार में हैं या एयरप्लेन में हैं, तो आपको दिखता है कि आपका व्हीकल किस तरीके से मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस सेंडर आपसे डेटा रिसीव कर रहा है आपका रिसीवर, और उसको इजी करके आपको, आप जिस भाषा में समझ सकते हैं, आपकी स्पीड कितनी है, आप किस पोजीशन पे हैं, आप किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। बट व्हाट इज द बेसिक फिलॉसफी, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर इनमें कोई दिक्कत आता है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या, अब जैसे मान लो सैटेलाइट में कुछ गड़बड़ हो गया, अब हमें उस डेटा में कोई एरर आ रही है, अब हमें उसके लिए करेक्शन अप्लाई करना है, तो एस बस सैटेलाइट्स बेस्ड भी हमारे पास ऑगमेंटेशन स्टेशन होते हैं और ग्राउंड बेस्ड भी होते हैं। जैसे अगर इंडिया की मैं बात करूं तो आपने सुना होगा गगन, गगन इज द ऑगमेंटेशन, गगन के नाविक के पहले से गगन है, अभी इस पे भी बात करेंगे क्यों है। तो इसका बेसिकली काम क्या है कि अगर हमारे इंफॉर्मेशन में, अगर हमारे डेटा में कुछ भी एरर है, तो वी नीड टू अप्लाई द करेक्टिव मेजर्स, और एक करेक्टिव मेजर्स अप्लाई करने का काम किसका है? ऑगमेंटेटेड सपोर्ट्स का। आई होप ईच एंड एवरी टर्म इन दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन। जो जो यहां पर मेन डिस्कशन था वो सभी को क्लियर हो गया, यस और नो? अगेन आई एम सेइंग, किसी को कहीं पे भी कोई डाउट हो, कहीं पे भी कोई क्वेरी हो, कुछ भी परेशानी हो, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी, पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो आगे बातचीत कर लेते हैं। कंसलेशन वर्ड यूज हो रहा था, वन और मोर नेटवर्क ऑफ ऑब्टेनिंग ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स ब्रॉडकास्टिंग पोजिशनिंग सिग्नल। एक से ज्यादा एक सिस्टम, सैटेलाइट्स का नेटवर्क, एक से सैटेलाइट, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और अलग अलग नेविगेशन सिस्टम में अलग अलग नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? दैट इज नोन एज द कंसलेशन। रिसीवर का मतलब क्या है? जो हम लोग इसको यूज करते हैं, यूजर, एयरक्राफ्ट हो गया, व्हीकल हो गया, स्मार्टफोन हो गया, जो कि इन सिग्नल्स को डिकोड करके पोजीशन को कंप्यूट करते हैं। तो वी आर नॉट यूजिंग द जीपीएस, जनरली हम लोग बोलते हैं ना फोन का जीपीएस, जीपीएस नहीं, वी आर यूजिंग इन आवर मोबाइल फोन, वी आर हैविंग द रिसीवर ऑफ द जीपीएस। पूरा जीपीएस सिस्टम नहीं है, बिकॉज द इंटायर जीपीएस सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ द 3 सेगमेंट, दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, कि पूरे जीपीएस में क्या क्या सेगमेंट है, उनको हम लोगों ने 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। वन इज स्पेस सेगमेंट, वन इज मॉनिटरिंग के लिए आप कंट्रोल सेगमेंट बोल सकते हैं, एंड थर्ड इज द यूजर सेगमेंट। तो वी कम लाई अंडर द यूजर सेगमेंट, जहां पर हम लोग उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके यूज कर रहे हैं। इंटीग्रिटी ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कंटिन्यूअस चेक्स, यहां पर आपको चेक्स अप्लाई करने हैं, दैट सैटेलाइट्स स्टे इन द डिजाइंड ऑर्बिट। करेक्शन अपलोडेड व्हेन द ड्रिफ्ट अकर, अगर कहीं पे भी कोई डेविएशन है सैटेलाइट्स के पाथ में, तो हमें उसके लिए करेक्शंस भी अप्लाई करने हैं। एंड इफ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एगमेंटेशन, S-base space based and G-base that is the ground based system, that system improve the accuracy। इंडिया के केस में मैंने आपको बताया गगन इज द एग्जांपल जो इसके लिए यूज किया गया। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ये डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गई है? आई थिंक फॉन्ट साइज थोड़ा सा लेस है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको भी इंप्रूव कर लेंगे।
और अगर अभी कोई दिक्कत हो रही है देखने में आपको, तो ये पीडीएफ में आपको हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो ये पीडीएफ आपका ऐप पर अपलोड हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाता है, तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो सर ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब अगर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर बेसिकली दो तरीके की बात हम लोग करने वाले हैं। एक तो कैटेगरी वाइज, तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ग्लोबल सिस्टम, और ये हो गया हमारे पास रीजनल सिस्टम। ग्लोबल सिस्टम का मतलब जो पूरे अर्थ को ग्लोबली कवर कर रहे हैं, ऐसे नेविगेशन सिस्टम। और अगर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को, पर्टिकुलर कंट्री का अपना एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि एक लिमिटेड एरिया के लिए है, उसको हम लोग बोल देते हैं रीजनल। अब देखना, एक कंफ्यूजन ये होता है, कई जगह आप देखेंगे गैलीलियो को रखा गया है रीजनल में, बट अगर अभी बात करें तो गैलीलियो कम्स अंडर द ग्लोबल। ये कैसे ध्यान रहेगा इसका मैं आपको तरीका भी बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया गया है, कर दिया, जैसे जीपीएस हो गया यूएस का, 31 सैटेलाइट्स हैं, 20,200 किलोमीटर का एल्टीट्यूड है, समझ रहे हो? स्पेस में 20,200 किलोमीटर दूर पर इसकी ऑर्बिट है, और इस तरीके से टोटल 31 सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ को अलग अलग पोजीशन से कवर कर रहे हैं। ये सभी नेविगेशन सिस्टम की बात नहीं हो रही है। दिस इज द डिटेल रिलेटेड टू द जीपीएस और द नेव स्टार यूएस की अगर मैं बात करूं। सिमिलरली अगर ग्लोनास की बात करते हैं, रसिया की 24 सैटेलाइट्स, 19,100 किलोमीटर, स्पेस में 19,100 किलोमीटर पे इनकी हाइट पे आपके सैटेलाइट जो हैं वो कवरेज कर रहे हैं। गैलीलियो की अगर बात करें, यूरोप 30 सैटेलाइट्स, 23,222 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको पोजीशन पता चल रहा होगा। एवरी कंट्री हैव द डिफरेंट डिफरेंट कंस्टलेशन। बाइडू चाइना की बात करें, 35 सैटेलाइट्स, और यहां पर एलिवेशन नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं काम का होगा, हमें भी नहीं पता कितना है। ठीक है, अब यहां पर मेन बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया गैलीलियो के केस में, गैलीलियो के केस में ये इट कम्स बेसिकली अंडर द ग्लोबल। इनिशियली इट वाज अ रीजनल। क्यों ऐसा होता है ये भी मैं बता देता हूं। इनिशियली इट वाज द रीजनल क्योंकि ये पहले लिमिटेड कवरेज के साथ था। अब अगर बात करें QZSS जापान, 3 सैटेलाइट्स ओनली, छोटी सी कंट्री, बोले इतने से हमारा काम चल जाएगा, क्यों हम बहुत ज्यादा सैटेलाइट क्यों खर्चा करें भाई, हमें जितनी इंफॉर्मेशन। और सबसे अच्छी बात है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जापान नाविक IRNSS, 7 सैटेलाइट्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। अब मान लो ये नहीं भी है, जापान के पास अपना ये सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, तो क्या वो नेविगेशन नहीं कर सकता है? अरे यार, यहाँ पे तुमने 4 5 6 ही तो नेविगेशन सिस्टम लिखे हैं, कितनी कंट्रीज हैं, तो क्या वो नेविगेशन नहीं कर सकते हैं? क्या जवाब है, हाँ या ना? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इफ द कंट्री इज नॉट हैविंग देयर ओन नेविगेशन सिस्टम, तो उनके पास खुद का अपना कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं है, तो भी क्या वो नेविगेशन कर सकते हैं? जवाब है हाँ। जवाब है हाँ। क्यों भैया? जीपीएस जो है दैट इज कवरिंग द ग्लोबल। अगर वो इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, तो हमें अपने नेविगेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है, हम जीपीएस की इंफॉर्मेशन को यूज कर लेंगे। अब अगर आज की डेट में जब आप जीपीएस अपना मोबाइल का रिसीवर यूज करते हैं जीपीएस का, तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि जो सिग्नल आपके मोबाइल फोन को मिल रहे हैं, जीपीएस रिसीवर को मिल रहे हैं, दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द जीपीएस और द ग्लोनास और द गैलीलियो। ऐसा तो नहीं लिख के आता है ना, आपको मतलब भी नहीं है। हाँ, मल्टीपल सिस्टम होने की वजह से बेसिक सर्वेइंग में भी हम लोगों ने पढ़ रखा था, अगर हमारे पास मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट होते हैं, तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि हमारी एक्यूरेसी जो होती है वो इंप्रूव हो जाती है। यस और नो? अगर फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पॉइंट की पोजीशन को एक सिंगल पॉइंट के रेफरेंस से डिफाइन करते हैं, वी विल हैव द लेस एक्यूरेसी। अगर हमें उसकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है, देन व्हाट वी कैन डू, हम उसको पोजीशन को दो अलग अलग, एज पर द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग, जो कि ये बोलता है आपको, टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, टेक एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट, or in some book you will find this principle as to define the position of any point, take at least 2 independent reference point, at least 2। अगर आप 2 से ज्यादा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट की पोजीशन को
दो से ज्यादा रेफरेंस पॉइंट से लेके डिफाइन कर देता हूं, तो अल्टीमेटली इट विल इनहेंस द एक्यूरेसी, इट विल इंप्रूव द एक्यूरेसी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यस, जो कवरेज है उसके बेसिस पे आपने इनको ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया। ग्लोबल पूरे अर्थ को कवर कर रहे हैं, और रीजनल जो है पर्टिकुलर एक रीजन को कवर कर रहे हैं। बेसिकली दो एग्जांपल आपको याद रखने, नाविक और QZSS जापान। क्लियर है? इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये नाविक के डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो भी हम जीपीएस को यूज कर रहे थे। यस और नो? क्लियर है बात? चलिए अगला डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ और यहां पर बातचीत कर लेते हैं। अभी ये ऑर्बिट टाइप पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी इस पे आगे डिस्कशन कर लेंगे, डोंट वरी। इन सबके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीपीएस यूएसए ग्लोबल है, यहाँ पे सब कुछ लिख दिया मैंने, ये टेबल याद थोड़ा सा ध्यान से देखना। एल्टीट्यूड लिख दिया है, स्टेटस इसका क्या है लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली सेम फॉर द, अब इसको याद कैसे रखें, जिनके भी सैटेलाइट्स 24 से ज्यादा हैं, जिनके भी सैटेलाइट्स जो हैं 24 से ज्यादा है, वो सभी देखो ग्लोबल है। और सैटेलाइट्स अगर 24 से कम है तो वो क्या होगा, रीजनल हो गए। ऐसे याद कर सकते हो। ये एक तरीका है, आपके पास इससे कोई बेहतर तरीका है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट याद रखना है, ग्लोबल और रीजनल का कंसेप्ट क्या है। आई होप यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, और अगर बात करें इंडियन सिस्टम की, तो जैसा मैंने बताया IRNSS, और एक्यूमुलेशन सिस्टम की बात करें, दैट इज द ग्राउंड बेस्ड एक्यूमुलेशन सिस्टम, दैट इज द गगन। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आर्किटेक्चर एंड वर्किंग में आते हैं। किसकी आर्किटेक्चर एंड वर्किंग में आ रहे हैं बेटा? GNSS। तो धीमे धीमे चीजें क्लियर हो गई। पहले हम लोगों ने समझा कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है, फिर हम लोगों ने उसके अलग अलग कंपोनेंट समझे। यस, कि कुछ सैटेलाइट्स की बात हो रही है, क्या बेसिक प्रिंसिपल है, कैसे हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको समझना है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया, दैट इज द 3 सेगमेंट। यहां से क्वेश्चन आते, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द 3 सेगमेंट ऑफ द जीपीएस। यहां से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेगमेंट ऑफ द जीपीएस। तो 3 तो सेगमेंट दिए होंगे, चौथा कुछ और दिया होगा। तो अगर आपको पता होगा क्या क्या सेगमेंट होते हैं, तो आप उस फोर्थ वन को, जो कि सेगमेंट नहीं है, उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लोकेट कर पाएंगे। क्लियर है? चलो भाई समझते हैं, सेगमेंट की बात करते हैं। पहला सेगमेंट होता है स्पेस सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट होता है कंट्रोल सेगमेंट, और तीसरा सेगमेंट होता है यूजर सेगमेंट। इसको मैं थोड़ा, ये सब कहानी लिखी हुई है, अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी अर्थ है और ये अपना शक्तिमान है, ठीक है। ये जो ब्लैक से मैंने बनाए हैं, इनको मैं बोलता हूं ऑर्बिट। अभी मैं किसी पर्टिकुलर नेविगेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैंने रैंडम तीन ऑर्बिट बना दिए, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, अपने सैटेलाइट्स हैं, जो अलग अलग पोजीशन से क्या कर रहे हैं, अर्थ को कवर कर रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये कुछ सैटेलाइट्स मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए, ठीक है। ये सैटेलाइट्स कहाँ हैं, हमारे अगल बगल घूम रहे हैं, दिख रहे हैं सैटेलाइट्स कहाँ पे। अबे अभी बताया मैंने कि इनका जो एल्टीट्यूड है 20,000 किलोमीटर, स्पेस में नहीं दिखेंगे। तो ये मतलब ये पूरा जो सैटेलाइट वाला गेम हो गया, क्या मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज द स्पेस सेगमेंट। अब यहाँ पर सैटेलाइट हैं, वो इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेंगे, वो पूरी अर्थ को कवर करेंगे, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और वो इंफॉर्मेशन हम तक भेजेंगे। तो ये पूरा एक सेगमेंट होगा, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज द स्पेस सेगमेंट, बिल्कुल बोला जा सकता है। अब मान लो किसी सैटेलाइट ने कोई जानकारी कलेक्ट करी, ये बैठो तुम अर्थ में, यहाँ कहीं सरफेस में तुम्हारी पोजीशन है, उसने इसको कैप्चर किया। अब ये क्या करे, ये कैप्चर करके बैठा हुआ है, इसके पास इंफॉर्मेशन है, इससे क्या हो जाएगा? अभी तो कुछ नहीं होगा। ये ये इंफॉर्मेशन कैसे यूजफुल होगी, तो ये इंफॉर्मेशन ये भाई साहब भेजेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। कैसे, क्या करेंगे? दिस इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसमिटेड
दिस इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसमिटेड टू द कंट्रोल स्टेशन, टू द कंट्रोल स्टेशन। अब कंट्रोल स्टेशन की बात करें तो हर नेविगेशन सिस्टम का एक मेजर कंट्रोल मास्टर कंट्रोल स्टेशन होता है। इसके अलावा कुछ एंटीना यूज किए जाते हैं जो लगातार करेक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। कंट्रोल स्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है मास्टर कंट्रोल स्टेशन है, वहां पर ये जानकारी पहुंचेगी। अब ये मास्टर कंट्रोल स्टेशन क्या करेगा, ये कंट्रोल स्टेशन मास्टर हो गए या फिर एंटीना हो गए, अलग अलग लोकेशन पे इंस्टॉल होंगे, ये जानकारी भैया वहां तक जाएगी। क्योंकि यार हमें अगर कोई डायरेक्टली सैटेलाइट से जानकारी मिल जाएगी, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यस और नो? अरे जितना आसानी से तुमको बता दिया जा रहा है, जितना आसानी से तुम्हें समझा दिया जा रहा है, इतना आसान है नहीं। समझो बात को। और हम कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की, तो गेम बहुत बड़ा है, बस हम लोग उसको आसान तरीके से समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर सब काम चल रहा है। कोई एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, मॉनिटर करो। सैटेलाइट सही जगह पे है, उसकी पोजीशन सही है, हाँ ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन मिली, हाँ ठीक है। अब इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, इनका कोऑर्डिनेशन आपस में चलता रहेगा। इनका पूरा काम है इन सभी सैटेलाइट्स को प्रॉपर मॉनिटर करना, और इनमें अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसको करेक्ट करेंगे। दैट वाज द पार्ट ऑफ द इंटीग्रिटी। यस और नो? हर एक नेविगेशन सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, दैट वाज द इंटीग्रिटी। अब इसमें एगमेंटेशन सिस्टम के लिए वो स्पेस बेस्ड एगमेंटेशन सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। इस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए वो चाहे तो ग्राउंड बेस्ड एगमेंटेशन सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। दैट विल बी द डिफरेंट डिफरेंट एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द केस। चलो भाई, एक पहला पार्ट हो गया अपना स्पेस सेगमेंट, जहां पर ये सैटेलाइट वाला पूरा काम झाम चल रहा था। दूसरा वाला पार्ट हो गया ये कंट्रोल सेगमेंट, और सबसे आखिरी में आता है अपना प्यारा सा, सबसे आखिरी में आता है अपना यूजर सेगमेंट। जैसे वेयर इज माई ट्रेन, हाँ ट्रेन कहाँ है हम जानना चाह रहे हैं, हाँ चेक कर लिया मोबाइल में ट्रेन कहाँ पहुंची है। फ्लाइट में को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना नेविगेशन के लिए, तो उसको डेटा, आजकल आप देखोगे ना कार देखिए, इट विल बी इक्विप्ड विद द, आपकी कार जो है वो इक्विप्ड है किससे, नेविगेशन सिस्टम से। आपकी वॉच जो है वो इक्विप्ड है किससे, नेविगेशन सिस्टम से। एयरक्राफ्ट इक्विप्ड है नेविगेशन सिस्टम से। एग्रीकल्चर के फील्ड में नेविगेशन सिस्टम का यूज किया जा रहा है। इन ईच एंड एवरी फील्ड यू विल फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ द नेविगेशन सिस्टम। तो ये बेसिकली वी ऑल आर द यूजर। हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है, डायरेक्शन चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, दैट मीन्स वी आर द यूजर। वी विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी विद द हेल्प ऑफ द जीपीएस रिसीवर। हम देखकर सुन के कुछ नहीं बता सकते, हमारे पास प्रॉपर जीपीएस रिसीवर होना चाहिए। उसी जीपीएस रिसीवर की हेल्प से ही ये जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी हमें सिग्नल मिले हैं, उनको हम डिकोड करके फाइनल जो हमें आउटपुट चाहिए, जिस भाषा में, जिस तरीके से हम समझ सकते हैं, उस फॉर्मेट में आपको आउटपुट प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द जीपीएस रिसीवर। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द जीपीएस: स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट and user segment. Any doubt to anyone? Any doubt to anyone? बोलो बेटा। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। If anyone having any doubt, any query till now, you can ask your doubt, you can ask your query. समझ आ रहा है कुछ? बहुत सारे जो बच्चे जियोमेट्रिक्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उनके लिए एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे सिविल इंजीनियर हो गए, एग्रीकल्चर वाले हो गए, माइनिंग वाले हो गए, क्योंकि जियोमेट्रिक्स एक मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर है। तो ये कुछ बातें आप लोग अपने सिलेबस में ही पढ़ते हैं। सर्वेइंग में
सर्वेइंग में आप पढ़ते ना, तो सर्वेइंग में 1 से 1.5 घंटे, पहली बात तो जीपीएस जो है सिलेबस का पार्ट नहीं है, खासकर अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें। पहले बीच में था, फिर हटा दिया गया। तो जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग के सिलेबस में भी, बट उसका जो गेट में वेटेज है वो 1 to 2 मार्क। तो हार्डली इन 2 hours वी विल कंप्लीट द एंटायर डिस्कशन। आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड मल्टीपल टाइम्स। बहुत सारे बैचेस मैंने पढ़ाए, तो बहुत सारे बैचेस में अगर मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ये सबको कंप्लीट करने में हार्डली इट विल टेक 1 hour 30 minutes to 2 hours विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग बच्चों को ये दिक्कत हो जाती है, खासकर उन बच्चों को जो प्राइमरी पेपर के साथ साथ जियोमेट्रिक्स को भी एज ए पेपर ऑप्ट करना चाह रहे हैं। उनको लगता है हाँ जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग तो हमें पता है, ठीक है, और इस धोखे से वो पेपर देने पहुंच जाते हैं, और जब पेपर देने जाते हैं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। बिकॉज फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर यू नीड टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग इन अ वेरी डिटेल्ड वे। तो वहां पर केवल आप इंट्रोडक्टरी चीजें पढ़ते हैं। 2 घंटे में आप जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग पढ़ लेते हैं, और यहाँ पर जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग पढ़ने में हम लोग 200 घंटे देने वाले हैं। तो सी द डिफरेंस, इस बात को आपको समझना है। तो अगर आप भी अपने किसी प्राइमरी पेपर के साथ टारगेट कर रहे हैं जियोमेट्रिक्स के पेपर के लिए, तो ये गलती नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये गलती हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अगर बातचीत कर लेते हैं, तो हम लोगों ने सेगमेंट की बात की। अब यार इसको समझते हैं, पोजीशन का प्रिंसिपल क्या है, ये भैया इंपॉर्टेंट है, इस पे होगी चर्चा, इस पे होगी चर्चा। ये दोनों टर्म ऐसे हैं जो तुमने बेसिक सर्वेइंग में पढ़ रखे हैं, बैक बियरिंग और ट्राइलेट्रेशन। बैक बियरिंग का काम किया जाता है 2D में। अब 2D और 3D तो तुम्हें पता ही है, if we are talking about the x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो 3D का मामला है। अगर हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं वेयर देयर इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो भैया 2D का मामला है। अब हमें अपनी पोजीशन 2D में भी डिफाइन करनी पड़ सकती है और 3D में भी डिफाइन करनी पड़ सकती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जरा ये समझो। और यहां से सवाल आता है, सवाल आया हुआ है, और वो सवाल का आंसर भी सबको पता है। लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, आपने पहले पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा है कहीं से भी, आज आपको पता चलेगा कि जिस सवाल का आंसर आपको पता है उसका एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, उसका एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज एक लाइन सफिशियंट है, ये जो लिखा हुआ है, वाई 4 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड। सभी को पता है, गेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, आई थिंक गेट 2022, टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड। आंसर इज 4। क्यों, कैसे समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, और इसको डिटेल में समझना जरूरी भी है क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट का बिल्कुल बेसिक चीज है, प्रिंसिपल है। पहले 2D की बात कर लें, फिर 3D की बात कर लेंगे। पहले 2D की बात कर लेते हैं, फिर 3D की बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बातें आज कर लेंगे, कुछ कल कर लेंगे। 2D में अगर मैं अपनी पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो देखो कोई नई चीजें नहीं आई हैं यार। देखो तरीका बदल गया है, चीजें सब वही हैं, ठीक है। फैशन बदलते रहते हैं, बेसिक चीजें तो वही है ना भाई। क्यों, उसी तरीके से जो बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक प्रिंसिपल था, वो अभी भी हमारे लिए यूजफुल है, अप्लीकेबल है। क्या है वो कंसेप्ट? 2D में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप बैक बियरिंग की हेल्प से, बैक बियरिंग की हेल्प से आप अपनी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। सर अभी तो आप बात कर रहे थे जीपीएस की, अब आप चले गए बैक बियरिंग में। कारण बताता हूं। बैक बियरिंग नाम की कोई चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कंपास में। कंपास सर्वे में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम सर्वे के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में सर्वे करते हैं, एंगल मेजर करते हैं, तो उसको बैक बियरिंग बोलते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे अगर बात करें, इन डायरेक्शन ऑफ सर्वे अगर हम लोग कोई एंगल मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग फोर बियरिंग बोलते थे। और कहानी कुछ ऐसी होती थी कि अगर ये ए पॉइंट है, तो दिस एंगल वी विल मेजर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नॉर्थ से ये एंगल मेजर करते थे इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, तो ये फोर बियरिंग होता था। और अगर मैं यहां से ये एंगल मेजर कर दूं क्लॉकवाइज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सर्वे,
तो इसी को हम लोग बोलते थे बैक बियरिंग। ये क्विकली मैंने आपको कंसेप्ट रिकॉल करा दिया है, जो लोग भूल गए होंगे उनको याद आ गया होगा। फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, द डिफरेंस ऑफ द बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग शुड बी 180 डिग्री। खूब बातें करी हम लोगों ने इसके बारे में, खूब सवाल भी लगाए हैं, सब कुछ कर रखा है। यही बेसिक कंसेप्ट है, आपको अपनी पोजीशन इसी से पता चल जाएगी 2D में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड एक्सिस, दैट इज द जेड एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस की बात हो रही, सवाल है कैसे। पता तो चल जाएगी सर, आपने बता भी दिया, हम कैसे मान लें, हमें पता ही है। अरे यार, कि तुम लोग मानते नहीं हो मेरी बात, वैसे कोई खास मानता नहीं है, कोई बात नहीं, मान लो। अरे ये तो मान लो, समझाने के लिए बता रहे। बैक बियरिंग और फोर बियरिंग या बैक बियरिंग के हेल्प से आप अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए ये मान लो कि आप ग्राउंड, ये कोई एक ग्राउंड है, ठीक है भाई, उस ग्राउंड में ये मैं खड़ा हूं। मैं क्यों खड़ा हूंगा, मैं तो पढ़ा रहा हूं, तुम खड़े हो। तुम, कौन खड़ा है, तुम। अब तुमने बोला कि सर हम अपनी पोजीशन को जानना चाहते हैं। अब देखो, पोजीशन एक तो ग्राउंड की पोजीशन है, और एक हम जब इस पूरी इंफॉर्मेशन को लेंथ ऑफ द बियरिंग, लेंथ ऑफ द लाइन और बियरिंग ऑफ द लाइन, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को जब हम प्लॉट करते हैं पेपर में, तो हमें उसका मैप मिलता है। अब हम समझना चाह रहे हैं कि हम कहां पर खड़े हुए हैं, मैप में हमारी पोजीशन क्या है। तो यहां पर पीछे लिखा हुआ था कि 2D के केस में, 2 डायमेंशन के केस में आप ये पोजीशन बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैक बियरिंग। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे। क्या, कैसे, ठीक है। देखो, मान लो तुम खड़े हो, ये कोई और खड़ा है, छोड़ो। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट 1 है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट 2 है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट, जरूरी थोड़ा यार अलाइंड हो, जहां मन होगा वहां होगा। चलो, ये मान लो ऑब्जेक्ट 2 है, और ये मान लो ऑब्जेक्ट 3, कोई और चीजें हैं। अब आप ये पता लगाना चाह रहे हैं मेरी पोजीशन क्या है एग्जैक्ट। अभी देखो बताता हूं। मैंने क्या करा भाई, यहाँ पे बोला कंपास रखो मेरे लाल। तुमने कहा ठीक है सर। ये यहाँ पे आपने नॉर्थ को आइडेंटिफाई कर लिया, और एक प्यारी सी लाइन हमने बना दी, इनको जोड़ते हुए साइटिंग कर ली। उसमें तो तुम तेज हो ही हो। एक पॉइंट को साइड किया, कर लिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी नॉर्थ बना दिया। सर जरा एंगल दिखाइए, आइए। तो सर ये एंगल अगर थीटा है, तो ये इस लाइन की फोर बियरिंग होगी, ठीक है। हमें फोर बियरिंग थोड़ा मेजर करनी है, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि हम कहां पर हैं। कहानी आज की यहीं से शुरू हुई थी, मेरी पोजीशन क्या है, वेयर एम आई। वही सवाल के साथ हम लोग इस कहानी का अंत भी करेंगे कि हम कहां पर, हम ये जानना चाह रहे हैं। आओ जानते हैं कैसे करेंगे। अब एक काम करो यार, ये अब इसी लाइन का, मान लो ये ओ लाइन थी, ओ और O1 बोल दो, सब हम ही से बुलवा लो। ओ और O1 की जो लाइन, O1 लाइन है, इसकी अगर हम प्यार से एक बैक बियरिंग नाम की चीज मेजर कर लें, तो क्या ये बैक बियरिंग अल्फा होगी। और ये बैक बियरिंग को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता चला जाऊं, इस लाइन को एक्सटेंड करता चला जाऊं, ये जहां पर तुमसे आके मिलेगी, ये तुम्हारी पोजीशन होगी। सर इसमें कौन सी नई बात है। अरे जब यहां से फोर बियरिंग मेजर करी थी, यहां से बैक बियरिंग मेजर करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो यहीं तो आके मिलेगी। बेटा पोजीशन तो तुमने डिफाइन कर दी, बट यार कुछ कमी नहीं लग रही तुम्हें। ये पोजीशन जो है ना, ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें एक्यूरेसी का मैटर है गुरु। ये पोजीशन जो आपने डिफाइन करी है, ठीक है, डिफाइन हो गई है, बट यही यूनिक पोजीशन होगी ये नहीं कह सकते। यस और नो। मान लो जब मैं इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर रहा था, गलती से मैंने इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ऑलवेज देयर इज ए चांस ऑफ एरर लो, तो क्या मेरी पोजीशन बदल जाएगी। भैया मेरी पोजीशन इसके हिसाब से तो बदल गई। अभी ये पोजीशन आ रही थी, अब ये रेड वाली पोजीशन आ रही है। ये क्या खेल है। दैट्स वाई अगर मैं एक पॉइंट की हेल्प से, एक बैक बियरिंग की हेल्प से
अपनी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करता हूं, तो डिफाइन तो मैं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यार। मैं इस बात को नहीं बोल सकता हूं कि दिस इज द 100% एक्यूरेट पोजीशन, बिकॉज वी हैव, और देखो बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो हमेशा अप्लीकेबल होते हैं। जीवन में सत्य बोलिए, जीवन में सच्चाई का साथ दीजिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है जिंदगी के। तुम्हें लग सकता है थोड़े दिन के लिए तुम किसी के काट रहे हो, समझ रहे हो, थोड़े देर के लिए तुम्हें लग सकता है कि नहीं नहीं सब फर्जी बातें हैं, लेकिन एट द एंड खेल होगा। इतिहास गवाह है इस बात का कि एट द एंड जो है वो खेल होगा। गलत करोगे तो कर्मा इसे आगे तुम्हें पता ही है। हुँ? सुना है ना, ज्ञान की बात है। तो प्रिंसिपल्स को लाइफ में फॉलो करना बहुत जरूरी है, और हमने सर्वेइंग के प्रिंसिपल पढ़ रखे हैं। सर्वेइंग का प्रिंसिपल बोलता था भाई कि अगर किसी वर्किंग फ्रॉम द होल टू पार्ट, इफ यू वांट टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, टेक एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट, टेक एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट रेफरेंस पॉइंट। काहे भूले जा रहे हो प्रिंसिपल? तो कहने का मतलब यह है कि एक पॉइंट से हम 100% श्योर नहीं है। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा गेम चेंज कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बात को और कॉन्फिडेंट होकर बोल पाए, तो इस बात को मैंने ऐसे कर दिया, ये प्यारा सा ओ है, ये प्यारा सा O1 था, और ये प्यारा सा O3 था। अभी तक जो हमने किया है वो ये किया है। तुम्हें तसल्ली नहीं मिली, कोई बात नहीं यार, ना मिले। तो ये थीटा था और ये इसकी बैक बियरिंग अल्फा थी। इसके बेसिस पर तुम्हें एक पॉइंट मैंने बताया, तुमने बोला हम नहीं मानेंगे। मत मानो, एक काम कर लो, मत मानो। कब तक नहीं मानोगे? अब आप O से O3 को मिलाइए, और अब मेरे लाल इसकी जरा एक बैक बियरिंग, इसकी फोर बियरिंग ले लो। इसकी फोर बियरिंग मान लो थीटा 1 हो गई, फोर बियरिंग से मतलब ही नहीं है। अब अगर मैं यहां से इसकी बैक बियरिंग मान लो ये कि अल्फा 2 है, इसको भी एक्सटेंड करता हूं। यार दो जगह से मैंने दो रेफरेंस ले लिए, ये दोनों लाइनें प्यार से आके जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, यही तो तुम हो, और कहां भाग रहे हो? If these two lines are intersecting at this point O, this must be your position on the ground. इसी O पॉइंट से आपने इसको, इससे भी बैक बियरिंग को आइडेंटिफाई किया, एंड द सेम पॉइंट O you have identified with the help of the point O3, back bearing of O3, where these two lines will intersect, that will clearly indicate your position on the ground or on the map. बोलो हाँ, बोलो हाँ, नहीं बोलोगे? अरे बोलना पड़ेगा भाई, कैसे नहीं बोलोगे? सर, मेरे मन में एक क्रांतिकारी सवाल आ रहा है। क्या आ रहा भाई? सर अगर मैं 2 पॉइंट की जगह 4 पॉइंट ले लूं तो? अरे बहुत बढ़िया है, एटलीस्ट 2 पॉइंट। शब्दों पे ध्यान दीजिए महाराज। If you want to define the position of any point, if you want to locate the position of any point, take at least 2 independent measurement, take at least 2 reference point. आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आपकी मान्यता है, आप 2 से ज्यादा पॉइंट ले सकते हैं। आपके पास समय ही समय, आपके पास रिसोर्स ही रिसोर्स है, आपके पास पैसा ही पैसा है, आपके पास लोग ही लोग हैं। आप 50 पॉइंट ले लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स आप लेंगे रेफरेंस के तौर पे, उतना ही आपको इंप्रूव्ड एक्यूरेसी मिलेगी, उतनी ही बेहतरीन एक्यूरेसी आपको मिलने वाली है टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ यू। नहीं भरोसा है? आओ एक पॉइंट और ले लो। मत मानो मेरी बात, वैसे भी कहां ही मानते हो। एक पॉइंट और ले लो, O2। लो लो लो, मिलाओ इसको, मिलाओ, खेलो खेलो। फोर बियरिंग कोई खास मतलब इंटरेस्ट नहीं मेरा, बैक बियरिंग अल्फा 2 लो। अब ये तीनों पॉइंट, अरे भाई दो लाइन, एक लाइन गलत हो सकती है, दो गलत हो सकती, तीनों तीनों गलत थोड़ा हो जाएंगी। इन दिस वे यहां पर कहीं पे भी हाइट और डेप्थ की बात नहीं हो रही है।
अभी जब मैं अपनी पोजीशन को तुम्हारी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो यहां पर अभी कहीं पे भी हाइट और डेप्थ नाम की कोई बात मैंने नहीं की है. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल यू कैन फाइंड आउट द लोकेशन. आप अपनी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैक बियरिंग. बैक बियरिंग की हेल्प से आप इस लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. कहीं कोई डाउट हो तो बता दो कि सर कैसे. किसी को ये लग तो नहीं रहा कैसे? बोलो. बैक बियरिंग की हेल्प से हम, अरे 4 पॉइंट ले लो. चौथी बैक बियरिंग यहाँ पे मिल रही है और एक्यूरेट, पांचवी और एक्यूरेट, छठी और एक्यूरेट. इट विल डिपेंड अपॉन योर कंडीशन. इट विल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू आर हैविंग. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. बोलो भाई. बैक बियरिंग की हेल्प से हम किस तरीके से अपनी पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं, लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं, ये बात तो हमें समझ में आ गई. फिर वही खेल है. अभी ये जो पोजीशन आपने बताई है, क्या ये ग्लोबल पोजीशन है? अभी जो आपने ये पोजीशन डिफाइन करी है, क्या ये ग्लोबल पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट ओ है? आंसर इज नो. दिस इज द रिलेटिव पोजीशन. दिस इज द रिलेटिव. और अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करें, वो रीजनल या लोकल पोजीशन ना हो. नाउ वी वांट टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट दैट शुड बी ग्लोबल. पूरे ब्रह्मा, पूरे धरती की बात कर रहे हैं भाई. पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं. उसका कोई भी एक पॉइंट है, हम उसकी ग्लोबल पोजीशन डिफाइन करना चाह रहे हैं. इसी प्रिंसिपल पे होगी. कुछ और चीजें ऐड होंगी, कुछ और चीजें आएंगी, बट प्रिंसिपल यही रहेगा. तो जैसा मैंने यहां पर ये अपने आप में एक बार सवाल आ चुका मेरे भाई. पेपर उठा के देखा करो. दिस इज योर गेट प्रॉब्लम. दिस इज योर गेट प्रॉब्लम. यूट्यूब पर भी मैंने आपको कराया था लास्ट 2026 में. क्रैश कोर्स कराया था, टॉपिक पढ़ाया था, और 2026 में सवाल भी आया था. लेक्चर अवेलेबल होगा, प्रभ हॉर्जन चैनल पे चेक कर लेना. दिस इज द प्रिंसिपल. खैर, अभी हम लोगों ने उसकी बात नहीं की. आज का डिस्कशन हम यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, वाइंड अप करते हैं. 2D पे बैक बियरिंग की हेल्प से हम कैसे अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दिस पॉइंट इज क्लियर. थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कोशिश करिए, और ये बात जानने, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि अगर मुझे अर्थ पे किसी भी पॉइंट की ग्लोबल पोजीशन डिफाइन करना है, थोड़ा सा मैं हिंट भी आपको दे देता हूं. अब आपके पास सैटेलाइट्स हैं. अभी जो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे, नाउ यू आर हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स इन द कंस्टलेशन. डिफरेंट डिफरेंट जीपीएस, वेरियस सैटेलाइट्स आर देयर. अब आपको उन सैटेलाइट्स की हेल्प से आपको अपनी पोजीशन को डिफाइन करना है, नॉट इन 2D. Now you want to define the position in 3D. 3D में अब आपको पोजीशन डिफाइन करना है. कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है. ट्राइलिट्रेशन डिस्कशन इसके बारे में कल करेंगे डिटेल में, बेहतरीन तरीके से. तब तक थोड़ा सा सोचिए, समझिए और कोशिश करिए कि आप क्या समझ पा रहे हैं इसमें. ठीक है. तो दिस विल बी द डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास. और इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने के बाद नेक्स्ट डिस्कशन जो करेंगे बेटा, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन, और एग्जाम में यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आए, दैट वी विल आल्सो डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. तो एक बार इस क्लास को कंप्लीट करने के पहले ये मुझे बता दो कि द डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन. द डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन. किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं. जो बच्चे पहले से इस बैच में इनरोल्ड हैं, उन सभी के पास मेरा नंबर ऑलरेडी है. जिन लोगों ने अभी इनरोल किया है, इस सब्जेक्ट के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं, दिस इज माय नंबर. तो अगर आप लाइव रिकॉर्डेड किसी भी फॉर्मेट में क्लास देख रहे हैं, तो आप क्लास के दौरान अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आता है,
सिंपली ड्रॉप अ मैसेज, इसमें आप टेक्स्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड एज पर माई अवेलेबिलिटी मैं आपके डाउट्स को रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो आप दिन में रात में कभी भी जब कभी भी आप अपना क्लास देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं जो जॉब में है, क्लास कॉलेज गोइंग है। इन एनी मोड इफ यू आर फॉलोइंग द क्लासेस, किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप सभी लोग इस पे, दिस इज माई पर्सनल नंबर, और इसको आप लोग डाउट भेज सकते हैं एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्स। ठीक है, एट एनी पॉइंट। चलिए, तो इसी के साथ इस क्लास का डिस्कशन यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। आई होप द डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। कीप रिवाइजिंग योर कंसेप्ट। अच्छे से बेटा अपने कंसेप्ट को कंप्लीट करते रहिए। अगली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे होंगे जीपीएस सिग्नल के स्ट्रक्चर और कैसे हम अपनी पोजीशन को डिफाइन करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो बच्चे, अच्छा यूट्यूब पे भी क्लास थी, चलो ठीक है, नंबर तो पहुंच ही गया। हाँ? जो बच्चे यूट्यूब पर इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी लोग इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं? प्रेप हॉरिजन ऐप। तो प्रेप हॉरिजन ऐप पर आपको जाना है और वहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। यहाँ पर एक नंबर भी आपको दिख रहा होगा। अगर आप कुछ भी जानना चाह रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं जियोमेट्रिक्स के लिए, अगर आपने अब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, आप चाहते हैं प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेरे से अगर कुछ आपको डिस्कस करना है तो दैट वे आई आल्सो डिस्कस्ड। So you download the Prep Horizon app, you can enroll for the batches, various options, various इंफॉर्मेशन इज देयर जो आपके लिए इस प्रिपरेशन में यूजफुल होने वाली है। उसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस क्लास का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।